आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट कराया था बेटा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन दे चुकी थी, ठीक है, मैंने आपको ये लिखवा भी दी थी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको बोला था मैनेजमेंट को फाइनेंस में अप्लाई करना है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन टू फाइनेंस फंक्शन। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडी में हमने 5 फंक्शंस पढ़े थे बेटा मैनेजमेंट के, अब उनको फाइनेंसिंग ऑपरेशन में अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये पूरा चैप्टर जो है ना बेटा वो फाइनेंस पे डिपेंडेंट, ठीक है, पैसा कैसे रेस करना है, कहां कहां से रेस करना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है, वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ो, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन टू अ फाइनेंसिंग फंक्शन या फाइनेंस ऑपरेशन, ठीक है, दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो डेफिनेशन आप सभी को याद हो गई है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ कौन से फंक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन टू अ फाइनेंस फंक्शन, ठीक है, दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पूरा चैप्टर मैंने आपको बोला था बेटा कि 3 डिसीजंस पे डिपेंडेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजंस होते हैं जो केस स्टडी में सबसे ज्यादा बार आते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। एफएम के अंदर 3 डिसीजंस लिए जाते हैं, मैं आपको याद करा रही हूं ताकि फिर आप मुझे समझाओ। तो देर आर 3 डिसीजंस टेकन अंडर एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड वन इज डिविडेंड डिसीजन और तीसरा वन मैंने आपको बताया था फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। तो एफएम के अंदर 3 डिसीजंस लिए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने आपको बोला था कंपनी की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से रिलेट करता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 ही एसेट्स में करती है, या तो फिक्स एसेट में करती है या फिर वो करेंट एसेट में इन्वेस्ट करती है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कंपनी 2 डिसीजंस लेती है बेटा, वेदर टू इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट और टू इन्वेस्ट इन करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट को कैपिटल बजटिंग बोला जाता है, क्योंकि फंड्स आर ब्लॉक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पैसा लंबे टाइम के लिए ब्लॉक रहता है, दैट इज व्हाई इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट इज कैपिटल बजटिंग। करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोला जाता है, क्योंकि आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, आपको पता है वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट इज कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यही डिसीजन लेंगे बेटा, वेदर टू इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट और टू इन्वेस्ट इन करंट एसेट। आगे नाम लिखोगे, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट इज कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। शुरू हो जाओ, ठीक है। तीनों डिसीजन मैंने लिखवाने, कोई भी खाली पेज साइड में दिख रहा है तो छोटा छोटा लिखना शुरू करो। डिसीजंस टेकन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हेडिंग डालो, 3 मेजर डिसीजंस टेकन अंडर एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 3 मेजर डिसीजंस टेकन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट हेडिंग डालो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम लिख लो सीधा। फर्स्ट लिखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑब्लिक करके इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल बजटिंग भी बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लॉन्ग टर्म कैपिटल बजटिंग भी बोला जाता है। अंडरलाइन करके हाइफन करो। दिस डिसीजन रिलेट्स टू investment policy of the company, this decision relates to investment policy of the company, full stop। नेक्स्ट पॉइंट में ऐसे पॉइंट्स बनाना बेटा, जैसे मैं आपको शुरू से बोलती हूँ ऐसे ऐसे करके बनाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, अंडर दिस डिसीजन the company has to decide, under this decision the company has to decide whether to invest in fixed asset, whether to invest in fixed assets, ब्रैकेट में एग्जांपल लिखो, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। 2-3 एग्जांपल लिख दो बेटा फिक्स एसेट के, लैंड, बिल्डिंग, मशीन एक्सेट्रा, or to invest in current assets, or to invest in current assets, ब्रैकेट में एग्जांपल लिख दो, स्टॉक, डेटर एक्सेट्रा, और टू इन्वेस्ट इन करंट एसेट्स, ब्रैकेट में एग्जांपल लिखो, स्टॉक, डेटर एक्सेट्रा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स एक्सेट्रा,
फुल स्टॉप लगाओ. नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट इज कैपिटल बजटिंग, इज नोन एज, investment in fixed asset is known as capital budgeting. और ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, अंडरलाइन कर लेना कैपिटल बजटिंग को. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट, इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट इज नोन एज, बोलो. हाँ, इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. Investment in current assets is known as working capital management. डन भाई, लर्न भी हो गया है. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंपनी की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से रिलेट करता है. इसमें कंपनी दो डिसीजन लेती है, वेदर टू इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट और टू इन्वेस्ट इन करेंट एसेट. ठीक है, तो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, कैपिटल बजटिंग, और करेंट एसेट में इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. तो हमारा ये डिसीजन खत्म हो गया. ठीक है, अब करेंगे हेडिंग डालो डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड डिसीजन की हेडिंग डालो बेटा, अंडरलाइन करो, हाइफन लगाओ. फर्स्ट पॉइंट, इट रिलेट्स टू डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी. इट रिलेट्स टू डिविडेंड डिसीजन, इट रिलेट्स टू डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी. मैंने आपको बताया था बेटा कि डिविडेंड इज अ इनकम ऑफ कौन, किसकी इनकम है डिविडेंड, शेयर होल्डर्स की. और डिविडेंड कंपनी पे किस में से करती है, प्रॉफिट में से. तो ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं इस डिसीजन. तो डिविडेंड डिसीजन में कंपनी दो डिसीजन लेती है बेटा, वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉफिट एज अ डिविडेंड, क्या वो अपना सारा प्रॉफिट एज अ डिविडेंड दे दे शेयर होल्डर को, या वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन एंड रिटेन द बैलेंस. ये मैंने आपको बताया था बेटा, या तो एक पोर्शन दे और बैलेंस बचा के रखे. जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन कहती है 20% बचाएंगे 80% दे दो. ठीक है, या 80 बचाएंगे 20 दे दो. ठीक है, तो डिविडेंड डिसीजन में ये डिसीजन लिया जाता है. और जो कंपनी पैसे को रिटेन करती है, क्यों करती है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. उनको ग्रोथ करनी है, एक्सपैंड होना है. जो फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी होती है वो ये भी डिसीजन ले सकती है कि वो सारा प्रॉफिट दे दे. ठीक है ना. जो फाइनेंशियली अनस्टेबल होती है वो कहती है कुछ ना कुछ तो बचा के रखेंगे, कोई अनसर्टेनिटी आ गई तो क्या करेंगे. तो वो ये वाला लेती है डिसीजन कि एक पोर्शन देते हैं और पोर्शन को बचा के रखते. तो डिविडेंड कंपनी प्रॉफिट में से देती है. इसमें दो डिसीजन लिए जाते हैं, दिमाग में रखो, या तो सारा प्रॉफिट दे दो या कुछ दो, कुछ बचा के रखो. ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट पॉइंट, अंडर दिस डिसीजन, अंडर दिस डिसीजन, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बेटा, अंडर दिस डिसीजन the company has to decide, under this decision the company has to decide whether to distribute all the profit, whether to distribute all the profit as dividend among shareholders, whether to distribute all the profit as a dividend among shareholders, or whether to distribute a portion, or whether to distribute a portion and retain the balance, whether to distribute a portion and retain the balance for future growth and expansion, for future growth and expansion. खत्म बेटा. अब तीसरे की हेडिंग डाल दो फाइनेंसिंग डिसीजन. थर्ड की हेडिंग डालो बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन. ये तीसरा डिसीजन हमारे पास आता है फाइनेंसिंग डिसीजन. मैम बीच में आपकी आवाज कट गई थी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था बेटा. इसमें मैंने दो बोला है. फर्स्ट पॉइंट बोला है बेटा इट रिलेट्स टू डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी. सेकंड पॉइंट बोला है कि अंडर दिस डिसीजन द कंपनी हैज टू डिसाइड वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉफिट as a dividend among shareholders or whether to distribute a portion and retain the balance, whether to distribute a portion and retain the balance for future growth and expansion, retain the balance for future growth and expansion. Vedika, done? यस
ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पे आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। तो अब जैसे ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से रिलेट करता है, ये डिविडेंड पॉलिसी से, ये कौन सी पॉलिसी, फाइनेंसिंग पॉलिसी। तो पहली लाइन तो कॉमन होगी, लिखो दिस डिसीजन रिलेट्स टू फाइनेंसिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी। दिस डिसीजन रिलेट्स टू फाइनेंसिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी, full stop. Next point, under this decision the company has to decide, under this decision the company has to decide whether to distribute all the profit, अंडर दिस डिसीजन द कंपनी हैज टू डिसाइड वेदर टू रेस, ऐसे सही करो इसको, वेदर टू रेस फंड फ्रॉम, हाइफन लगाओ, ए पार्ट लिखो ओनर्स फंड, वेदर टू रेस फंड्स फ्रॉम, हाइफन लगा के ए पार्ट लिखो ओनर्स फंड, ब्रैकेट में इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, बी पार्ट लिखो बोरोड फंड, बोरोड फंड, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर एक्सेट्रा, बोरोड फंड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखो, द कंपनी शुड रेज फंड, the company should raise fund from that source, the company should raise fund from that source where cost of procurement is minimum, where cost of procurement is minimum, यानी फंड्स को रेस करने की कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, वेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट इज मिनिमम। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में बेटा कंपनी दो ही डिसीजन लेती है, या तो वो ओनर से पैसा रेस करेगी या फिर बोरोड से। ये मैंने आपको समझाया हुआ बेटा, ओनर्स में इक्विटी शेयर होती है, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। ओनर्स का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है आप बताओ, दे शेयर व्हाट, ओनरशिप राइट, डिसीजन मेकिंग सारी इनके हाथों में। वो बोरोड का डिसएडवांटेज है कि बोरोड को कोई भी ओनरशिप राइट नहीं होता, डिसीजन मेकिंग में इनका कोई राइट नहीं होता। बट ओनर का डिसएडवांटेज क्या है बेटा, इनको फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता, और बोरोड का एडवांटेज है कि इनको फिक्स्ड डिविडेंड या फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। तो जो इसका एडवांटेज है इसका डिसएडवांटेज है बेटा, जो इसका डिसएडवांटेज है वो इसका एडवांटेज। तो ओनर का मैं बार बार पूछूंगी, ओनर का सबसे बड़ा एडवांटेज कि ये ओनरशिप राइट शेयर करते, डिसएडवांटेज इनको फिक्स्ड डिविडेंड, फिक्स्ड इनकम नहीं मिलती, ठीक है। बोरोड का एडवांटेज फिक्स्ड इनकम मिलती, डिसएडवांटेज ओनरशिप राइट शेयर नहीं करते, डिसीजन मेकिंग में इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं। तो कंपनी, कोई भी कंपनी हो ना बेटा, वो हमेशा उस सोर्स से पैसा रेस करेगी जहां पे उसको खर्चा कम पड़े। तो हम कहते हैं वेयर द कॉस्ट इज मिनिमम, ओनर सस्ते लगेंगे तो ओनर से रेस करेगी, बोरोड सस्ते लगेंगे तो बोरोड से रेस करेगी। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बेटा जो इन डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, तीनों डिसीजन। तो 75% चैप्टर क्या है बेटा कि पहले तो ये 3 डिसीजन ये आपको अच्छे से आने चाहिए, फिर इन तीनों डिसीजन के फैक्टर्स, तो हमारा 75% ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर जो 25% बचता है बेटा उसमें एक न्यूमेरिकल आता है और 2 और आपकी कैपिटल आती है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, फिर आपका पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में तो हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करेंगे, पहले आज इसके फैक्टर्स करके इसको खत्म करते हैं, ठीक है। अब 3 डिसीजन बताएं बेटा, अब हमने तीनों के फैक्टर्स अच्छे से डेप्थ में खत्म करने, मैं किसी से भी पूछूं, अब एक एक करके लेते बेटा। देखो इसमें फाइनेंसिंग डिसीजन के पहले फैक्टर दे रखे हैं, आप निकालो बुक में फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर्स। फाइनेंसिंग डिसीजन के बेटा ये सारे फैक्टर्स है। फाइनेंसिंग डिसीजन मैंने आपको लिखवा दिया किससे रिलेट करता है, ये अब मेरे को ये बताने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में यही देखते हैं, वेदर टू रेज फंड फ्रॉम ओनर्स या फिर बोरोड, या तो ओनर से रेज करोगे या फिर बोरोड से रेज करोगे, और कहां से रेज करोगे, वेयर द कॉस्ट इज मिनिमम, जहां पे आपको खर्चा कम पड़े, ठीक है। तो ये सब आपको पता है, ठीक है। तो अब मैं सीधा इसके फैक्टर्स पे आ रही हूँ बेटा, ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये सारे फैक्टर्स है बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन को जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके ये सारे फैक्टर्स हम लेंगे।
तो फाइनेंसिंग डिसीजन को जो सबसे पहला फैक्टर अफेक्ट करता है ना, दैट इज कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट अफेक्ट करता है। कोई भी सोर्स से, अच्छा फाइनेंसिंग डिसीजन में आपने देखा क्या था, वेदर टू रेज फंड फ्रॉम ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ठीक है, तो ओनर से रेज करें या बोरोड से रेज करेंगे, उसके लिए पहली चीज क्या मैटर करेगी, कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड क्या है, ठीक है, पैसा रेज करने की क्या कॉस्ट है। जनरली बेटा डिबेंचर को चीपर माना जाता है। ठीक है, अगर मैं ओनर और बोरोड को कंपेयर करूं ना, तो डिबेंचर ना आपके पूरे डिसीजन में डेट वर्ड यूज होगा। डेट मींस डिबेंचर, ये दिमाग में रखना। ठीक है, तो कॉस्ट के अंदर ना हम ये मेंशन करते हैं कि डिबेंचर इज कंसीडर टू बी चीपर। वाई, अच्छा डिबेंचर पे क्या करते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है, आप सभी को पता है। तो जो इंटरेस्ट होता है ना डिबेंचर पे, इट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। ध्यान से समझना, जो कंपनीज डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करती है ना बेटा, उनको टैक्स में बेनिफिट हो। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। तो हम कहते हैं कि भाई डिबेंचर इज कंसीडर टू बी चीप। ठीक है, डिविडेंड तो आपको देना ही पड़ेगा, उस पर टैक्स भी लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम डिबेंचर को चीपर मानते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। ठीक है, देखो इसको पढ़ के भी देखेंगे, लर्निंग करोगे ये सारी मेरे साथ। ठीक है, रोशनी रीड आउट कर इसको। Cost of each type of finance is estimated. Some sources may be cheaper than others. The prudent finance manager would normally opt for a source which is cheapest. Debenture is the cheapest source of finance because interest paid on debentures is a tax deductible expense. समझ आया बेटा, तो फाइनेंस मैनेजर हमेशा वो सोर्स ऑप्ट करता है विच इज कंसिडर टू बी चीपेस्ट, जो उसको सबसे सस्ता पड़ेगा। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन कौन लेता है, फाइनेंस मैनेजर लेता है। जैसे आपको पता है प्रोडक्शन के डिसीजन कौन सा मैनेजर लेगा, प्रोडक्शन मैनेजर। मार्केटिंग के मार्केटिंग मैनेजर। वैसे एफएम से रिलेटेड सारे डिसीजन फाइनेंस मैनेजर लेगा। ठीक है, तो फाइनेंस मैनेजर हमेशा वो डिसीजन लेता है बेटा कि वो सोर्स रेस करेंगे पैसा वेयर जो हमारा चीपेस्ट पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। तो हम भी मार्केट में जाते हैं, वही गुड प्रेफर करते हैं जो सस्ते पड़ेंगे। ठीक है, और आप उसके आगे एलैबोरेट करो कि डिबेंचर पे जो होता है उसको चीपर इसलिए माना जाता है बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। ठीक है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है बेटा, तो हमने कॉस्ट पढ़ लिया, कॉस्ट के अंदर की चीजें भी याद हो गई है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है रिस्क। ठीक है, तो आपको ये पता है बेटा कि जब भी हम पैसा रेस करेंगे तो रिस्क भी देखेंगे। रिस्क एसोसिएटेड विद फंड, कि ओनर ज्यादा रिस्की है कि बोरोड रिस्की है। बेटा क्लास के बाद तो ओनर ज्यादा रिस्की है कि बोरोड ज्यादा रिस्की है, हम ये जरूर देखें। ठीक है, दोनों में ना अपना अपना रिस्क है बेटा, ओनर भी रिस्की है, बोरोड भी रिस्की है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो डिबेंचर को रिस्की बोला जाता है। ठीक है, रीजन इसमें फिक्स पेमेंट करनी पड़ती है, यस और नो बोलो। बोरोड को फिक्स पेमेंट करनी पड़ती है, यस। तो हर महीने कंपनी को पे करना ही करना है, इसलिए उनको थोड़ा रिस्की बोला जाता है। तो सपोज करो अब कोविड के टाइम पे किसी भी कंपनी की उतनी अर्निंग्स नहीं थी। ठीक है, बट जो डिबेंचर से पैसा रेज कर रखा था या प्रेफरेंस से रेज कर रखा था तो उनको तो देना ही पड़ रहा था क्योंकि वो बोरोड है। ठीक है, तो इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो डिबेंचर जो है वो रिस्की। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको एक फिक्स पेमेंट करनी पड़ती है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, पक्का पकाया जो इनकम है ना उनको देनी पड़ती है। ओनर्स को आपको पता है कुछ भी नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो ये इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है कि डेट इज चीपर बट इज मोर रिस्की, ज्यादा रिस्की बिकॉज इट इज कंपल्सरी टू पे द इंटरेस्ट ऑन डेट। ठीक है, एंड रिडीम द प्रिंसिपल अमाउंट इन मैच्योरिटी। ठीक है ना, तो ये कंपल्सरी है कि आपको डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये देखो ये भी बहुत अच्छी लाइन है, एनी डिफॉल्ट इन मीटिंग ऑफ दीज कमिटमेंट में फोर्स द बिजनेस टू गो ऑन लिक्विडेशन। ठीक है ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था बेटा कि अगर मेरे पास इस महीने पैसा नहीं है इनको देने के लिए, तो चाहे मैं अपनी एसेट बेचूं इनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, चाहे कंपनी लिक्विडिटी हो जाती है, लिक्विडेशन की सिचुएशन में आ जाती है, ठीक है, फिर भी वो इनको देती है। वेयर एज इक्विटी पे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता। तो अभी मैंने 2 पॉइंट बताए आपको, कॉस्ट और रिस्की। कॉस्ट में कौन सा चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस था, डिबेंचर। रीजन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। ये अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, थोड़ा दिमाग में रखो। डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है वो टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा रिस्क, तो डिबेंचर इज चीपर, ठीक है, बट रिस्की। ठीक है, रीजन इसको कंपल्सरी इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। तो आपने डेट को हर जगह पे इक्विटी से कंपेयर करना। ठीक है, तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट फिक्स होता है बेटा, इसलिए हमें उसको रिस्की बोलते हैं कि कंपनी चाहे अपनी लिक्विडेशन में चली जाती है पर अपनी कमिटमेंट को जरूर पूरा करती है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, फ्लोटेशन कॉस्ट। आप मैं कैसे याद करोगे मैं आपको समझा दूंगी इनको। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट पे कई बार केस स्टडी आती है, 1 मार्कर क्वेश्चन भी आता है। ठीक है ना, जरूर आता है।
फ्लोटेशन कॉस्ट पहले समझो होती क्या है। फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। जब हम मार्केट से पैसा रेस करते हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट, प्रोस्पेक्टस निकालने पड़ते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर के अंदर अपनी कंपनी को कलर्ड एडवर्टाइजमेंट देती है कंपनी, ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। कई जो है ब्रोकर के थ्रू अपनी मार्केटिंग करवाती है, कई जो है प्राइवेट फर्म्स के थ्रू अपनी मार्केटिंग कराती है, जिसमें LIC, UTI ये सब आती है, ठीक है, तो इनके थ्रू अपनी मार्केटिंग कराती है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, ठीक है। अच्छा, ब्रोकर को कंपनी फ्री में काम करवाती है ब्रोकर से, ब्रोकर को क्या मिलता है काम के बदले, कमीशन, ब्रोकरेज बोलते हैं, ठीक है ना। जो ब्रोकर की कमीशन है दैट इज ब्रोकरेज, ठीक है। तो वो भी पे करना है कंपनी के लिए, वो भी महंगा है। एडवर्टाइजमेंट करनी है, वो भी महंगा है। प्रोस्पेक्टस निकालना है, वो भी महंगा है। जैसे आप अभी 4 महीने बाद जब कॉलेज जाओगे बेटा, तो आप भी क्या करोगे, जब एडमिशन कराने जाओगे, कॉलेजेस भी अपने प्रोस्पेक्टस सुंदर सुंदर बना के रखते हैं, ठीक है ना। आप पूरा पढ़ोगे, क्या क्या ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, क्या ये प्राइस है, फ्यूचर क्या स्कोप है, क्या प्लेसमेंट देते हैं, उसके बेसिस पे वो अप्लाई करते हैं। वैसी कंपनी इन सब चीजों में खर्चा करती है, अपना प्रोस्पेक्टस निकालेगी, दिखाएगी उसमें अच्छा प्रॉफिट होता है, तभी तो लोग आएंगे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो अब दिमाग में रखना, कई बार इसका एग्जाम्पल भी पूछा जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट का। तो ब्रोकरेज फ्लोटेशन कॉस्ट है, एडवर्टाइजमेंट फ्लोटेशन कॉस्ट है, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो जो भी खर्चा, ठीक है, आपका लगता है रेजिंग फंड, फंड को रेज करते हुए, दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, पहले तो मुझे बताओ सभी को फ्लोटेशन कॉस्ट क्लियर है? इट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, ठीक है। आप सामने देखेंगे सभी के साथ। अगर मेरी कंपनी की फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है, दिमाग लगा के बोलो, ओनर से रेस करूं, बोरोड से? सोच के। फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है, ओनर, बोरोड? अच्छा, कॉस्ट इज एक्सपेंस और इनकम? एक्सपेंस है ना। अगर मेरे ऑलरेडी खर्चे ज्यादा है तो क्या मैं और पे कर पाऊंगी? और पे किसको करना है, ओनर को, बोरोड को? बोरोड को। तो अगर ये वाले खर्चे ज्यादा है तो मैं बोरोड प्रेफर नहीं करूंगी, तो कंपनी विल रेज फंड फ्रॉम ओनर्स। फ्लोटेशन कॉस्ट कम है तो इट में रेज फंड फ्रॉम बोरोड। तो आप अपने पॉइंट्स के साइड में ऐसे बना के लिख सकते हो कि फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा तो ओनर, कम तो बोरोड, ठीक है भाई। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। तो फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, ये ध्यान में रखना। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड इज फ्लोटेशन कॉस्ट। एग्जांपल दे रखे बेटा, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग, प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा। हायर फ्लोटेशन कॉस्ट लेस अट्रैक्टिव द सोर्स, जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होगी वो लेस अट्रैक्टिव होगा। और आपने इसमें मेंशन ही कर दिया, क्योंकि केस स्टडी में कई बार आता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है तो किससे पैसा रेज करो, तो कंपनी विल प्रेफर ओनर, ठीक है ना, अदरवाइज बोर्ड। अब नेक्स्ट आता है कैश फ्लो पोजीशन। ये भी मैं आपसे पूछूंगी, ओनर बोरोड का डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है। पेमेंट किसको करनी है, बोरोड को, ओनर को कुछ नहीं देना। बट ओनर का एक डिसएडवांटेज है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में ओनर हमेशा पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना। कैश फ्लो पोजीशन आपको पता है, कैश फ्लो में दो ही आती है, कैश इनफ्लो एंड कैश। चलो अब सोच के बताओ, कैश इनफ्लो ज्यादा है, ओनर, बोरोड? कैश इनफ्लो ज्यादा है, लगाओ दिमाग। इनफ्लो का मतलब पैसा आ रहा है, तो पे कर पाओगे? तो कंपनी विल रेज फंड फ्रॉम बोरोड, क्योंकि पे तो इन्हीं को करना है। आउटफ्लो ज्यादा है तो आप पे नहीं कर पाओगे, तो कंपनी विल ऑप्ट फॉर ओनर्स फंड। समझ आ गया बेटा ये पॉइंट भी? तो साइड में ऐसे एरो बना के लिखो, कैश इनफ्लो ज्यादा है तो ओनर, आउटफ्लो ज्यादा है तो बोरोड। कैश इनफ्लो ज्यादा है तो बोरोड, सॉरी, आउटफ्लो ज्यादा है तो ओनर, ठीक है। तो कैश इनफ्लो ज्यादा का मतलब मेरे पास ज्यादा पैसा आ रहा है बेटा, तो मैं पे भी कर पाऊंगी। देखो बेटा, इफ कैश फ्लो पोजीशन ऑफ अ कंपनी स्ट्रांग, तो डेट फाइनेंसिंग इज बेटर, ठीक है, देन फंडिंग थ्रू इक्विटी। वही कह रहा है, इक्विटी यानी ओनर है, डेट मीन डिबेंचर है, बोरोड है, ठीक है। तो इनफ्लो ज्यादा है, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, तो आप डिबेंचर को यानी बोरोड को प्रेफर करोगे, अदरवाइज आप इक्विटी को प्रेफर करोगे। कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो कैश इनफ्लो ज्यादा है तो बोरोड, कैश आउटफ्लो ज्यादा है तो ओनर, ठीक है। डन, इतने पॉइंट क्लियर हो गए। अभी मैंने पहला आपको पॉइंट बताया था कॉस्ट, ठीक है भाई। तो किसको सस्ता माना जाता है? डिबेंचर। सस्ता है यानी चीपर है बट रिस्की है। अच्छा, चीपर क्यों था? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। लर्न करो ये लाइन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस, ठीक है। तो इसलिए हम उसको चीपर कहते हैं। बट रिस्की था। रिस्की क्यों था? क्योंकि कंपल्सरी क्या पे करना है आपको? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ कंपल्शन ऑन अ कंपनी, ठीक है, कि उसको देना ही देना। तो चीपर बट रिस्की, ठीक है, दिमाग में रखना। व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट? सामने देख के बोलो।
कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, फंड को रेस करने की कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा, ओनर बोरोड, फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है तो ओनर से रेस करो, अदरवाइज बोरोड। और कैश इनफ्लो ज्यादा है तो पे भी कर पाओगे तो बोरोड, नहीं तो ओनर्स। ठीक है, तो सारा इसमें बेटा ये पूरा फाइनेंसिंग के फैक्टर में ओनर बोरोड का काम है, ये दिमाग में रखना। तो ओनर बोरोड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आंसर सही होंगे, नहीं तो गलत होंगे। नेक्स्ट आता है कंट्रोल। चलो अब आप बताओ, मैं चाहती हूं कि मेरी कंपनी में मेरा कंट्रोल रहे, बोरोड। कंट्रोल डाइल्यूट करना चाहती हूँ, इक्विटी। डाइल्यूट का मतलब क्या, कंट्रोल में शेयर करना चाहती हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे साथ और ओनर आ जाए। तो डाइल्यूट करना चाहती हूँ तो मैं ओनर से रेस करूंगी, मेंटेन करना चाहती हूं तो बोरोड से रेस करूंगी। अगर मैं चाहती हूं मेरी कंपनी में मेरा ही कंट्रोल मेंटेन रहे तो मैं प्रेफर करूंगी बोरोड। क्यों? क्योंकि अगर ओनर आएंगे तो कंट्रोल क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। तो इसके भी ऐसे 2 पॉइंट बनाओ, डाइल्यूट करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो अपने कंट्रोल को तो ओनर, मेंटेन करना चाहते हो तो बोरोड। बोरोड को तो कोई ओनरशिप राइट ही नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो कंपनी कंट्रोल सारा मैनेजमेंट का होता है। मेरी कंपनी है तो मैंने डिबेंचर से रेस करा है, ठीक है, तो उनका मेरे साथ कोई भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं होगा। मेंटेन करना चाहती हूँ तो बोरो। और अगर मेरी कंपनी के आप लोगों ने इक्विटी शेयर खरीद लिए बेटा तो मेरा कंट्रोल क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि आप मेरे साथ डिसीजन लो। ठीक है, तो ये दिमाग में रख। तो जो कंपनी, अब देखो इसको पढ़ के देखो, हिमनेश रीड आउट कर। Normally does not cause a dilution of management control over the business. An issue of more equity may reduce the management's weight. There is a threat of takeover. समझ आया बेटा? तो डेट नॉर्मली डजंट कॉज द डाइल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। डेट से मैनेजमेंट कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता, इक्विटी से होता है। ठीक है, तो जो कंट्रोल डाइल्यूट करना चाहते हैं ओनर प्रेफर करेंगे, मेंटेन करना चाहते हैं बोरोर प्रेफर। ठीक है बेटा, ज्यादातर कंपनी तो हमेशा आपको पता है, कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसके साथ और ओनर खड़े हो जाए। तो हर कंपनी पहली प्रायोरिटी देती है डिबेंचर के थ्रू पैसा रेस कर, ठीक है ना, क्योंकि उससे मैनेजमेंट कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है। लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, देखो आप कैसे याद करो, मैंने आपको 3 कॉस्ट बता दिए। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट पॉइंट में था खाली कॉस्ट, नॉर्मल पॉइंट था कॉस्ट। फिर एक कॉस्ट का आपने पॉइंट पढ़ा फ्लोटेशन कॉस्ट, फिर एक कॉस्ट का पॉइंट पढ़ रहे हो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो 3 तरीके की कॉस्ट है, एक नॉर्मल कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो 3 पॉइंट तो ऐसे दिमाग में रखना, 3 कॉस्ट है। वन इज नॉर्मल कॉस्ट, देन फिक्स कॉस्ट, देन फ्लोटेशन कॉस्ट। एंड कॉस्ट इज इनकम और एक्सपेंस, एक्सपेंस। तो फिक्स कॉस्ट अगर आपको याद हो, आपने 11th इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी, ये वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती। जैसे रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट, ठीक है, आपने ये फ्लैट रेंट पे ले रखा है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, आपको रेंट देना ही पड़ेगा, इट इज अ फिक्स कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन इज फिक्स्ड और वेरिएबल, सोच के बोलो, इंटरेस्ट ऑन लोन चेंज होगा, इट इज फिक्स कॉस्ट, ये भी फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, अगर किसी कंपनी की फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, बोलो ओनर बोरोड, कॉस्ट इज इनकम एक्सपेंस, तो ये भी तो खर्चा ही है भाई। अगर मेरी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो क्या मैं और पे कर पाऊंगी, तो कंपनी विल प्रेफर ओनर। फिक्स कॉस्ट कम है तो कंपनी विल प्रेफर बोरो, बस। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना, कॉस्ट इज एक्सपेंस बेटा। तो वेदर इट इज फ्लोटेशन कॉस्ट, वेदर इट इज फिक्स कॉस्ट, वेदर इट इज नॉर्मल कॉस्ट, ठीक है, तीनों केसेस में जो है फंड इससे रेस किए जाते हैं अगर ज्यादा है। ठीक है भाई, तो 3 पॉइंट याद हो जाएंगे वैसे। नेक्स्ट देखो, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है बेटा जो आपको देना ही देना है, जिससे आप बच नहीं सकते। जैसे स्कूल फी इज अ फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना, आपको पे करना ही करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इट इज अ फिक्स कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी देना ही देना है, इट इज अ फिक्स कॉस्ट। ठीक है ना, तो फिक्स कॉस्ट है जो देनी देनी। तो जिस कंपनी की फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो कॉस्ट इज एन एक्सपेंस, तो वो और पेमेंट नहीं कर पाएगी। और पेमेंट किसको करनी पड़ती है, बोरोड को। तो अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो मैं क्या प्रेफर करूंगी, ओनर। कम है तो बोरोड। ठीक है भाई, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। राधिका रीड आउट कर। Business has high level of fixed operating costs. For example, building rent, consumer, salaries, etc. It must opt for lower fixed financing costs. That is, just lower debt financing. On the contrary, dash of debt financing is preferred if the level of fixed operating costs is less.
ये हटा दो ना बेटा। डेट फाइनेंसिंग इज प्रेफर्ड इफ द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लेस। तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर कम है तो आप डेट फाइनेंसिंग, मैंने बार बार बोला आपको, डेट से कंफ्यूज नहीं होना। डेट इज डिबेंचर, डिबेंचर इज बोरोड। ठीक है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, तो अगर मेरी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है बेटा, ठीक है, तो मैं और पे नहीं कर पाऊंगी तो मैं ओनर प्रेफर करूंगी। फिक्स कॉस्ट अगर मेरी कम है तो मैं बोरोड से पैसा रेज। ठीक है भाई, क्लियर हो गया पॉइंट भी। अब नेक्स्ट देखो बेटा, क्योंकि इसके ना ये बड़ी दिक्कत करेंगे केस स्टडी में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए। नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब ये पॉइंट अच्छा है बेटा, ये दोनों डिसीजन में आता है। ठीक है, तो कैश फ्लो पोजीशन तीनों में आता है। अभी कॉमन कॉमन पॉइंट बताऊंगी आपको। तो कैपिटल मार्केट, मार्केट में दो सिचुएशन होती है, बूम और रिसेशन। ठीक है, आप सभी को पता है, या तो बूम पीरियड होता है या रिसेशन होता है। बीच वाली स्टेज को क्या बोलते हैं? नहीं होता कोई बीच वाली स्टेज। बूम, रिसेशन और कुछ नहीं। तो या तो सीधा ऊपर या तो सीधा नीचे, या बिजनेस सीधा प्रॉफिट कमाएगा या डूब जाएगा। रिकवरी। ठीक है, एक बूम होता है, एक रिसेशन होती है, और जो बीच की स्टेज होती है ना, दैट इज रिकवरी। तो क्या आता है, जैसे पहले रिसेशन आया, फिर रिकवरी आती है, फिर आप बूम पे पहुंचते हो। सीधा थोड़ा ना ऊपर चले जाओगे। अभी सपोज करो मैं लॉस में हूं, अगले दिन थोड़ा ना 10 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे, दैट इज रिकवरी। रिकवरी के बाद आप बूम पे आते हो, फिर रिसेशन, फिर रिकवरी, ऐसे ये सिचुएशन हो। ठीक है, तो मार्केट में दो सिचुएशन है, ये पॉइंट हर कोई गलत करके आता है। बूम पीरियड है या फिर रिसेशन। पहले तो मुझे बताओ, बूम और रिसेशन में से ना आप रिस्क किस टाइम में लेना चाहोगे, बूम में कि रिसेशन? बूम, रिसेशन। बूम क्या होता है? जब मार्केट बहुत ऊपर, एक्सेस प्रॉफिट। ठीक है, रिस्क कब लोगे? बूम, रिसेशन। रिसेशन में तो पहली मंदी है, और क्या रिस्क ले लेगा भाई? डूबने की हालात होती है रिसेशन में, और क्या रिस्क लोगे? कोई कंपनी रिस्क नहीं लेती अंडर रिसेशन। हर कंपनी इज रेडी टू टेक रिस्क अंडर बूम पीरियड। ठीक है, क्योंकि बूम में अच्छा खासा पैसा होता है बेटा, तो कंपनी सोचती है कोई बात नहीं, रिस्क ले लेते। और अगर मैं ओवरऑल बताऊं, सोच के बता ना, कंपनी के पूरे आप ओनर बन जाओ अभी 2 मिनट के लिए, तो आप ओनर हो, आपके लिए ज्यादा रिस्की कौन से, ओनर की बोरोड? ओवरऑल सोच के बताओ मुझे। बोरोड ज्यादा रिस्की है। और कोई फ्लिप मारना चाहते हैं? आप अभी ओनर की जगह पे खड़े हो। ठीक है, तो मैं कह रही हूं आपके लिए ओवरऑल रिस्की कौन से? कंपनी चला रहे हो आप लोग, कंपनी चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आपके लिए कौन ज्यादा रिस्की है, ओनर है कि बोरोड? बोरोड में क्या रिस्क है पहले तो ये बताओ। सिर्फ पेमेंट करनी। ठीक है, तो आप सभी का घर पे कोई ना कोई लोन चलता है, महीने की किस्तें कटती हैं, हर कोई पे करता है। ठीक है, तो वही पे हमने बोरोड को करना है। और ओनर में क्या रिस्क है? नए ओनर खड़े हो जाएंगे, नई डिसीजन मेकिंग, नई मैनेजमेंट। आप कंपेयर करो कौन से ज्यादा रिस्की है? ओनर ज्यादा रिस्की। बेटा बोरोड में सिर्फ रिस्क होता है रिगार्डिंग पेमेंट, और ओवरऑल ज्यादा रिस्की देखा जाए तो ओनर हो। तो अंडर बूम पीरियड हर कंपनी ना बेटा ग्रोथ करना चाहती है। बूम में पैसा बहुत होता है, तो ग्रोथ करना चाहती है, एक्सपैंड होना चाहती है। एक्सपैंड होगी तो ओनर नए बनेंगे, तो कंपनी विल रेज फंड फ्रॉम ओनर। रिसेशन में आप और ब्रांचेस खोलोगे, एक्सपैंड करोगे, डाइवर्सिफाई करोगे? नहीं। ठीक है, तो आप एग्जिस्टिंग में ही डील करोगे, तो कंपनी विल रेज फंड फ्रॉम बोरोड। अब कई बच्चे ना इसमें ये दिमाग चलाते हैं कि यार बूम पीरियड है, पैसा ज्यादा है, तो हम पे भी कर सकते हैं, तो बोरोड से रेज करेंगे। बिल्कुल गलत हो जाएगा। बूम पीरियड में हर कंपनी एक्सपैंड होती, ग्रोथ करती, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट है, तो इसलिए उनके साथ और ओनर जो है जुड़ते, तो इसलिए वो ओनर को प्रेफर करते। रिसेशन में हर कंपनी में मंदी छा रखी, तो वो कहती यार किस्तें चलती रहे, हमें और कोई नुकसान नहीं। अब सोचो ना, रिसेशन में अगर मैंने ओनर से पैसा रेस कर लिया, तुम सारे मेरे साथ ओनर बन के खड़े हो गए, तुम तो मेरा बिजनेस बर्बाद करा दोगे। ठीक है, इसलिए कंपनी रिसेशन में ये डिसीजन नहीं लेती। ठीक है, ध्यान में रखना। करण रीड आउट कर इस पॉइंट को। During the period when stock market is rising, i.e. period of boom, more people are ready to invest in equity. However, during depressed capital market, a company may find it. समझ आ गई बेटा? तो बूम पीरियड में बेशक बना के लिखना है, बना के लिख सकते हो। बूम में ओनर को प्रेफर किया जाता है, रिसेशन में बोरोड को प्रेफर। ठीक है, तो बूम पीरियड में हर कंपनी ग्रोथ करना चाहती है, एक्सपैंड होना चाहती है, दैट इज वाई कंपनी ये प्रेफर करती है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो हम फाइनेंसिंग के सारे फैक्टर पढ़ चुके। जब मैं तीनों के बता दूंगी ना बेटा फैक्टर्स, तो आपको याद करना सिखाऊंगी कैसे करना है अपने याद। जैसे तीनों, चलो बाद में बताऊंगी वो, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे।
तो हमने उसके तो पहले तो अभी फाइनेंसिंग डिसीजन में कैसे याद करें, 3 कॉस्ट है। सबसे पहली वॉज नॉर्मल कॉस्ट, सेकेंड वन वॉज कौन सी कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, तीसरी वन वॉज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर कंट्रोल भी हो गया। कैश फ्लो पोजीशन एक दिमाग में रख लो कि कैश फ्लो पोजीशन तीनों का कॉमन फैक्टर है। वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी आता है, डिविडेंड में भी आता है, फाइनेंसिंग में भी आता है। ठीक है, तीनों का कॉमन एक फैक्टर मैंने आपको बताया कैश फ्लो पोजीशन, ठीक है, जो तीनों में आएगा। ठीक है, और एक और बताती हूँ, कैपिटल मार्केट जो आपने पॉइंट पढ़ा था, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, अभी लास्ट पॉइंट, ये डिविडेंड और फाइनेंसिंग का कॉमन। तो तीनों डिसीजन का कॉमन कौन सा पॉइंट है, कैश फ्लो पोजीशन। और फाइनेंसिंग और डिविडेंड का कॉमन पॉइंट कौन सा है, कैपिटल मार्केट। ठीक है, ये दिमाग में रखना, फाइनेंसिंग और डिविडेंड का एक कॉमन है, कैपिटल मार्केट दोनों में आते हैं। ठीक है क्रिश भाई, जाग जा। और बाकी तीनों में कैश फ्लो पोजीशन आते हैं। ठीक है, चलो अब डिविडेंड डिसीजन देखते हैं। पहले बताओ भाई, डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो अंडर डिविडेंड डिसीजन कंपनी हैज टू डिसाइड वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉफिट या वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन एंड रिटेन द फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो ये तो मैंने आपको लिखवा दी आसानी में, तो ये अब पैराग्राफ हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, तो हम सीधा इसके फैक्टर्स पे आते हैं। अच्छा, जैसे हमने फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर में देखा था वेदर टू रेज फंड फ्रॉम ओनर और बोरो, डिविडेंड के फैक्टर में आप देखोगे डिविडेंड ज्यादा दे या फिर कम, क्योंकि डिविडेंड में तो 2 ही डिसीजन थे ना। ठीक है, या तो हम सारा प्रॉफिट दे देंगे डिविडेंड में, या हम कुछ बचा के रखेंगे। तो डिविडेंड डिसीजन का मैं सिर्फ फैक्टर बोलूंगी, आप मुझे कंडीशन पे बताओगे कि डिविडेंड ज्यादा देना है कि कम देना। ठीक है, सोच समझ के अपना दिमाग चलाओगे सारा का सारा। आंसर दिया करो बेटा, नहीं तो तुम्हें ही दिक्कत आएगी। तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है अर्निंग। डिविडेंड ना बेटा देखो, अच्छा डिविडेंड किसको दिया जाता है, कौन से, इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी को कहां मिलता है डिविडेंड, ईयर एंड में जो होता है सब इक्विटी का होता है। क्या फिक्स मिलता है कुछ, फिर फिक्स किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है। और फिक्स इंटरेस्ट किसको मिलता है, डिबेंचर को मिलता है। तो इक्विटी को कैसे बोल रहे हो कि डिविडेंड मिलेगा, वो तो ईयर एंड में जो होगा सब मिलेगा, पूरा प्रॉफिट भी उनका है, लॉस भी उनका है। ऐसे नहीं बोलते कि फिक्स डिविडेंड मिलता है। क्या बताऊं, प्रेफरेंस को शेयर्स ही है बेटा, ये जैसे शेयर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं ना, तो इक्विटी शेयर जो होते हैं वो ओनरशिप राइट को शेयर करते हैं। प्रेफरेंस शेयर के थ्रू पैसा रेस करा है तो वो ओनरशिप राइट शेयर नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, वो सिर्फ एक फिक्स इनकम आपसे मांगेगी। ठीक है, कि महीने के एंड में हमें इतना पैसा दे दो। ठीक है, तो प्रेफरेंस पे डिविडेंड फिक्स होता है। ठीक है, आपने आई थिंक 11th बिजनेस स्टडी में सारे शेयर्स पढ़े होंगे, प्रेफरेंस के भी टाइप्स पढ़े होंगे, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल पढ़े थे कि 11th बिजनेस स्टडी ऑनलाइन थी इसलिए ऐसे चीटिंग कर करके देंगे। ठीक है ना, कोई भरोसा नहीं है तुम लोगों का, तभी ऐसे मुंह देख रहे हो। शेयर इज अ पेपर सर्टिफिकेट, सभी का पता है ना, अब तो ऑनलाइन है डीमैट अकाउंट के थ्रू। तो पहला होता है अर्निंग। अच्छा, अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेस करा है, क्या मेरे ऊपर कंपल्शन है, यस और नो, कि डिविडेंड देना है? कंपल्शन है, चाहे मैं लिक्विडिटी हो जाऊं, ठीक है, लिक्विडेशन में चली जाऊं, तब भी मेरे को देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कंपल्शन है, इनको देना ही पड़ता है डिविडेंड ना। वो इक्विटी को जाता है ईयर एंड में जो प्रॉफिट होता है, इनको तो फिक्स महीने का देना देना, क्वार्टरली होता है, ईयरली, हाफ ईयरली होता है, इनको फिक्स है। तभी तो ये दिक्कत है इनके साथ। तो प्रेफरेंस शेयर्स को तो आपने मुझे बोला है कि मैम कंपल्शन है कि डिविडेंड देना है। तो हर कंपनी ना, देखो पापा मम्मी सेविंग करते हैं, यस और नो करते हैं ना, सभी को पता है जो तुम बर्बाद करोगे फ्यूचर में। ठीक है, तो पापा मम्मी ने बहुत मोटा पैसा सेव कर रखा है। ठीक है, जिनको फंगस लगेगा, ठीक है, और कुछ टाइम बाद तुम 4 महीने बाद तुम मोटा मोटा पैसा निकालोगे और भर के आओगे यूनिवर्सिटीज में। तो इसलिए मैं कहती हूँ सिर्फ पढ़ाई करो और दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओ, मात्र 10,000 रुपए में, ठीक है, पूरे साल का कोटा फूल, और बाकी पैसा जेब में डालो, थोड़ी ऐश कर लो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपने नंबर नहीं लाने हैं, एंट्रेंस क्लियर नहीं करना है, तो फिर आप एमईटी में जाओ और हो सकता है वहां पे CHARSI भी बन जाओ। ठीक है, तो मैं बोल नहीं सकती ना सर, आजकल यूट्यूब पे डाल देते, क्या करूं। ठीक है, तो आप ये भी बन सकते हो। ठीक है, अब हाँ, तो अब दोनों ऑफर आपके पास हैं, वेदर पैसा बचाओ या फिर 6 लाख 7 लाख 8 लाख एक सेमेस्टर का भरो और साथ में गलत काम भी शुरू करो। ठीक है ना, तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। चलो अब आ जाते हैं हम प्रेफरेंस शेयर। आपने मुझे बताया कि मैम इन पे कंपल्शन है, तो आपने मुझे बोला है कि भाई हर कोई सेविंग करता है। अगर मेरी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेस करा है, तो कंपनी की 2 अर्निंग्स होती है बेटा। एक तो होती है करंट अर्निंग, यानी जो मैं अभी कमा रही, सपोज करो अभी बिल्कुल नहीं कमा रही,
तो या तो मैं इनको पे करूंगी किसमें से, अपनी पास्ट अर्निंग में, क्योंकि इनको तो पैसा देना ही देना है ना। तो हर कंपनी जब डिसीजन लेती है ना डिविडेंड, तो वो अपनी दोनों अर्निंग देखती है, करंट अर्निंग भी और पास्ट अर्निंग। दोनों अर्निंग ज्यादा है तो डिविडेंड ज्यादा दे सकती है, कम दे सकती है, ज्यादा दे सकती है। दोनों अर्निंग कम है तो डिविडेंड कितना डिक्लेयर करेगी, कम डिक्लेयर करेगी। तो ये दिमाग में रखना है कि जब कंपनी डिविडेंड डिसीजन लेती है तो कंपनी अपनी क्या कंसीडर करती है, अर्निंग। कौन सी अर्निंग, करंट अर्निंग एंड पास्ट अर्निंग। बोथ द अर्निंग शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल टेकिंग डिविडेंड डिसीजन, ठीक है ना। अब प्रेफरेंस पे डिविडेंड आपको पता है फिक्स है, ये देना ही देना है। इस महीने मेरे को कोई अर्निंग ही नहीं हुई तो मैं अब पिछले सालों की अर्निंग में से दूंगी ना यार, चाहे मैं अपनी एसेट बेचूं, चाहे जो मर्जी करूं। तो जब भी हम डिविडेंड डिसीजन लेंगे तो दोनों अर्निंग को कंसीडर करेंगे, करंट भी पास्ट भी। रोशनी डाउट है देखो, पैसे देते हैं तो अगर ज्यादा प्रॉफिट है तो ज्यादा कैसे देंगे? ये तो कंपनी की पॉलिसी होती है बेटा, चेंज करती है कंपनी, ठीक है ना। तो ये वो डिसीजन है जो स्टार्टिंग में लिया जा रहा है। डिविडेंड डिसीजन में हम अर्निंग जो है ना, पहले जब मैंने प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेस करने की सोच रही हूँ तो मैं पहले ही देख लूंगी अपनी दोनों अर्निंग कितनी, ठीक है, इस साल में कितना कमा रही हूँ और पिछले सालों में मैंने कितना जोड़ा है। तो अगर मुझे लग रहा है दोनों ज्यादा है तो मैं डिविडेंड ज्यादा ही डिक्लेयर करूंगी स्टार्टिंग, ठीक है ना। नहीं तो ये 1 साल के बाद ही चेंज होता है, ठीक है ना, डिविडेंड, ये ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। तो बोथ द अर्निंग शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल टेकिंग डिविडेंड डिसीजन। देखो इसको पढ़ के भी देख लो, दीक्षा रीड आउट कर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो दोनों इसमें दिमाग में रखोगे, अर्निंग में मैं आपसे पूछूंगी तो बोलोगे मैम 2 अर्निंग देखते हैं, करंट भी पास। तो जब भी डिविडेंड डिसीजन लेते हैं, दोनों ज्यादा है तो आप ज्यादा डिक्लेयर कर सकते हो, कम है तो कम डिक्लेयर करो। तो अर्निंग हम पढ़ चुके हैं। चंदर भैया ये अटक गई है वीडियो।